हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ द अनदर पार्ट ऑफ पॉलिटी सीरीज़। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हम पॉलिटी सीरीज़ कवर कर रहे हैं टोटल 500 क्वेश्चंस और एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस दिखते हैं। और इसी के साथ साथ हम 14 पार्ट्स जो हैं इसके कवर कर चुके हैं और ये जो है ये पार्ट 15 है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपके लिए पॉलिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो वहाँ पर जो है आपके लिए वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। बाकी वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई है चैनल पर, काफ़ी कोर्सेज़ की स्टार्ट हो चुकी है। उन सारी जो वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्सटैग इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके लिए मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जो पार्लियामेंट की नेम है आजकल एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो पार्लियामेंट के नेम हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी जो हैं कंट्रीज़ हमने डिस्कस की हैं कि उन कंट्रीज़ की जो पार्लियामेंट है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर अब ये देखते हैं कि रिक्सडैग जो है वो कहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है। तो राइट आंसर इज सी। सूडान की जो पार्लियामेंट है उसको उसका जो न्यू नेम है वो है रिक्सटैग। सूडान की पार्लियामेंट का जो न्यू नेम है वो क्या है? रिक्सटैग। सी इज़ दी राइट आंसर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, जैसे कि डिटेल वीडियो भी स्टार्ट हो गई है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रिट्स की, मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बाकी हम अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे भी वीडियो आएगी और उसी तरीके से हम पूरी जो डिटेल सीरीज़ है पॉलिटी की वो भी कवर करेंगे। ये तो एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो डिटेल वीडियो आएगी तो वहाँ पर भी हम जो है पार्लियामेंट जो है अलग अलग कंट्री के उनको कैसे क्या किस किस नाम से जाना जाता है और क्यों उनका वो नाम पड़ा, वो सारी चीज़ें हम डिटेल वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कि रिक्सडैग जो है वो सूडान की पार्लियामेंट को कहा जाता है। सी इज़ दी राइट आंसर। Next question is, which among the following provision of Indian Constitution have been taken from the Weimar Constitution of German? तो ये जो है ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डिटेल वीडियो में करा चुकी हूँ। जो हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बोरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, वो क्वेश्चन वो जो वीडियो हमने करी है डिटेल वीडियो, वहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ। जर्मन की कॉन्स्टिट्यूशन को वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि गिवन ऑप्शंस में से जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन सा बोरो करा है। लैंग्वेज चेंज है लेकिन पूछ वही रहे हैं कि हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो करा है। तो लैंग्वेज देख लीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। यहाँ पर लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव been taken from the Weimar Constitution of German. So right answer is A. Emergency and its effect on fundamental rights. जब भी इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। राइट टू लाइफ को छोड़ करके बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमारे, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो राइट आंसर क्या है? ए। ये हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है? जर्मन से। इसकी डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको डिफरेंट कंट्रीज से भी हमने क्या क्या बोरो करा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो आपसे पार्लियामेंट के जो नेम है वो एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, और बोरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी कंट्री से हमने क्या क्या बोरो करा है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए डिटेल वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? इमरजेंसी का प्रोविजन लिया है, और इसका इफेक्ट जो इमरजेंसी का इफेक्ट पड़ता है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे पड़ता है। हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, सिवाय एक राइट को छोड़कर, वो है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ जो है वो हमारा सस्पेंड नहीं होता है, बाकी सारे राइट जो है हमारे वो सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following was the Vice President of the Executive Council in the interim government 1946 to 47? कौन वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इंटरीम गवर्नमेंट के 1946 और 47 में? सो राइट आंसर क्या है यहाँ पे?
राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी जो हमारी सेटअप हुई है वो कब हुई है? 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप हुई है। ये आप याद रखिएगा, मैं आपको बहुत बार जो ये चीज़ है रिवीजन करा चुकी हूँ, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बना था और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन से ईयर में सेटअप हुई थी, तो वो हुई थी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। और हमारा जो आपके लिए जो सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर कितने टाइम में तैयार हो गया था, तो उसको भी याद रखिएगा। 2 साल, 2 years 11 month एंड 2 साल 11 महीने एंड 18 days। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हो गया था। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 years, अप्रॉक्स 3 years में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। और अगर एग्जैक्ट अगर आपसे दिया जाए इस फॉर्म में, आपको किसी भी फॉर्म में एग्जाम में दिख सकता है, अप्रॉक्स 3 years भी लिखा हुआ दिख सकता है और पूरा ऐसे भी दिख सकता है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनकर तैयार हुआ था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था बनकर। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो सेटअप हुई थी वो हुई थी 1946 में। प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, बाकी हम डिटेल में भी ये चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है? सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ए, यूएसए सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटेन सुप्रीम ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट अगर आपसे कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए, जो कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में देखा भी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट कहाँ की है, सो राइट आंसर इज ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट है और यूएसए का जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो राइट स्टेटमेंट है वो ए है, यूएसए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रिटेन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। ए इज द राइट आंसर। तो आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको ध्यान में रखना है ये बात, ताकि आपको याद रहे एग्जाम में और आप गलती ना करें। तो दोनों में से कुछ भी आपसे सेपरेट पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्लियामेंट कौन सी कंट्री की है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा यूएसए, और अगर आपसे पार्लियामेंट पूछी जाए तो वो राइट आंसर होगा ब्रिटेन। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए एंड सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ब्रिटेन। ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा नोट भी मैंने आपके लिए लिखा है कि इंडिया जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जो बोरो करे हैं, जो कि मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने सेपरेट वीडियो भी है इस पर, जो कि आप जाके देख सकते हैं डिटेल वीडियो। तो इस नोट को पहले मैं रीड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको समझाऊंगी। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंस दीज टू कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंसिपल्स। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ट्राइड टू कीप द बैलेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। तो इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी जो कंट्रीज से हमने बोरो करा है। जो भी जिस भी कंट्री का हमें जो भी अच्छा लगा था उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने टाइम पर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बोरो करा। ठीक है, तो जो हमने बोरो करा यूएसए से और ब्रिटेन से, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो हमने यूएस से भी लिया है और ब्रिटेन से भी लिया है। तो यहाँ पर जो बात है वो यही है कि इन दोनों चीज़ को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस करता है बिटवीन किस में, जुडिशरी में और पार्लियामेंट में। इन दोनों चीज़ को बैलेंस किया गया है जुडिशरी और पार्लियामेंट में। वाइल जुडिशरी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट थ्रू इट्स पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कैन डिक्लेयर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है जुडिशियल रिव्यू का पावर। पार्लियामेंट अगर किसी भी लॉ को पास करती है और वो लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गलत लगता है तो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, ये पावर किसके पास है? ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसी चीज़ में
जुडिशरी और पार्लियामेंट बैलेंस किया गया है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमने जो अलग अलग प्रोविज़न लिए हैं उनको हम बैलेंस करते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से करते हैं यहाँ पर मैंने आपको समझाया है वो चीज़। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों को सेपरेट रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना, वो पूरे पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, वो ये काम कर सकती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स दैट देयर शुड बी ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट और नॉट। कौन डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या नहीं, या फिर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में? सो राइट आंसर इज सी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसाइड करती है कि किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी या नहीं होगी। हमारे जो कितने स्टेट हैं जहाँ पर अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों हैं, सो यहाँ पर जो है वो कितने स्टेट्स हैं हमारे? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। जो हमारी 6 स्टेट हैं उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। 28 स्टेट में से 6 स्टेट ऐसी हैं जिनके पास अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस दोनों हैं, मतलब कि उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी। और वो 6 स्टेट कौन सी हैं उनकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। यूपी MBA तक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो ये 6 स्टेट हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। 6 स्टेट हैं और आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है आपके पास वो क्या है? यूपी MBA तक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक मिल गई यूपी MBA तक। और कितने स्टेट हैं? ये है 6। और ये एक वर्ड से आपको ये 6 स्टेट इजीली याद हो जाएगी, यूपी MBA तक। इनके पास है इनका लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये सिर्फ और सिर्फ यही 6 स्टेट हैं आउट ऑफ 28 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर हाउस ऑफ द इजिप्ट पार्लियामेंट इज नोन एज। इजिप्ट पार्लियामेंट की अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? सो राइट आंसर इज ए, शूरा काउंसिल। शूरा जो है वो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी जाना जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। पर यहाँ पर इजिप्ट की अपर हाउस जो है उसको शूरा काउंसिल के नाम से जाना जाता है। सो ए इज़ दी राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे पार्लियामेंट के नेम जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं शूरा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी काफ़ी पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोज़ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इनिशियली। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। यहाँ पर इनिशियली की बात हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इनिशियली, वहाँ पर ओरिजिनली वर्ड मैंने बताया था, यहाँ पर इनिशियली लिखा है। तो अब इस वर्ड को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने कंटेन करता था, इनिशियली या फिर ओरिजिनली भी लिखा हुआ आ सकता है। सो राइट आंसर इज सी, 7 जो है फंडामेंटल राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था। कितने थे? 7 थे। बट करंटली कितने हैं? करंटली 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे रिमूव कर दिया गया था और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव करा था। प्रीवियस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ों की बात कर चुकी हूँ तो यहाँ पर इसीलिए मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप बस इतना समझ लिया, जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार नहीं देख रहे हैं उनके लिए तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बट जो पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूँ प्रीवियस वीडियोज़ में ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बार मैं इसको अच्छे से समझा चुकी हूँ। नहीं देखिए तो आप जाके देख सकते हैं। तो जो ओरिजिनली या फिर इनिशियली जो फंडामेंटल राइट थे वो कितने थे? 7 थे। और अभी जो करंटली और जो है हमारे फंडामेंटल राइट वो हैं 6। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव कर दिया गया और किसने करा? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिनिस्ट्रेट द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? सो राइट आंसर इज बी,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करते हैं यूनियन टेरिटरी को, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपके लिए हेडक्वार्टर जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है तेलंगाना में, सी इज़ दी राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी पॉलिटी से इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी तो डिटेल सीरीज़ में हम ये सारी बातें और अच्छे से समझेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, तेलंगाना में, सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है, सो राइट आंसर इज ए आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल होता है। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 324, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नोटिफाई द डेट एंड स्केड्यूल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। कौन नोटिफाई करता है डेट, जो भी स्केड्यूल होता है इलेक्शन का, तो वो कौन नोटिफाई करता है, सो राइट आंसर इज डी, इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफाई करते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, किस डेट को होंगे, तो वो सारी चीज़ें जो देखने का काम होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है, डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंडक्ट इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन दी स्टेट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, जो ये वीडियो देखते रहते हैं चैनल पर न पॉलिटी सीरीज़ की, उनके लिए क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है कि पंचायत और जो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं स्टेट में, वो कौन कंडक्ट कराता है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन कहाँ का, स्टेट का। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट कराते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत इलेक्शन। कौन कराते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, बी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। कौन एक्ट करता है एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सो राइट आंसर इज सी, कलेक्टर, यानी कि IAS ऑफिसर। कलेक्टर कह लीजिए या फिर IAS ऑफिसर कह लीजिए, उनका काम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड्स अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पर नॉटिकल माइल्स किसके लिए यूज़ होता है, वाटर बॉडीज़ को मेजर करने के लिए होता है। नॉटिकल माइल्स यूज़ इस NM का यूज़ होता है वाटर बॉडीज़ के लिए, वाटर टेरिटरीज कितनी दूर में फैली हुई है उसको मेजर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं नॉटिकल माइल्स का यूज़, ठीक है। और जो हमारी जो वाटर के उसमें नॉटिकल माइल्स जो है वो फैली हुई है वो कितनी है, 12 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक जोन पूछा जा रहा है कि हमारा इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना एक्सटेंट है, तो हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स में, मतलब कितने नॉटिकल माइल्स में हमारा इंडिया का इकोनॉमिक जोन एक्सटेंडेड है। सो राइट आंसर इज सी, 200 NM इकोनॉमिक जोन, 200 NM याद रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर अगर आपसे वाटर मेजरमेंट पूछा जा रहा होता, वाटर की हमारी इंडियन जो है इंडिया की जो है वाटर टेरिटरीज कितनी उसमें हैं, तो वो होता उसका आंसर 12 नॉटिकल माइल्स। बट यहाँ पर इकोनॉमिक जोन पूछा गया है, तो सो राइट आंसर क्या होगा, 200 नॉटिकल माइल्स, सी इज़ दी राइट आंसर। नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर अभी इतना कंफ्यूज नहीं हुई आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कौन सा आर्टिकल जो है रिलेट करता है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, डी इज दी राइट आंसर, आर्टिकल 21A।
आर्टिकल 21 एंड सब आर्टिकल ए जो है, ये जो ए है ये इसीलिए जोड़ा गया था। एजुकेशनल राइट 2009 में बना है ये कंपलसरी एजुकेशन देने का जो प्रोविज़न 2009 में आया था ये प्रोविज़न, और इसको ऐड करा गया था आर्टिकल 21 में। और इसका जो आर्टिकल है कंपलसरी एजुकेशन का वो है सब आर्टिकल ए। पार्ट क्या है? पार्ट है हमारा थर्ड। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फ्री कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल इज 21A. D is the right answer. Next question is, which among the following is the constitutional body appointed by the president every 5 years to review center state financial relationship? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं रिव्यू करने के लिए स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप को, फाइनेंशियल रिलेशनशिप को। सो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ए, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो नोन टू हैव इनकॉर्पोरेटेड इन नेसेसरी एविल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से फंडामेंटल राइट को जाना जाता है नेसेसरी एविल के नाम से? नेसेसरी एविल के नाम से कौन से फंडामेंटल राइट को जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो राइट आंसर इज डी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस को जाना जाता है किस नाम से? नेसेसरी एविल के नाम से। और ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है। क्या है ये? हमारा फंडामेंटल राइट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस का आर्टिकल क्या है? आपके लिए आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है वो आपको सेफगार्ड देता है इल्लीगल डिटेंशन से और अरेस्ट से। ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बाईकैमरल लेजिस्लेचर इज एन एसेंशियल फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट? बाईकैमरल लेजिस्लेचर किस टाइप की गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर है? सो राइट आंसर इज सी, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम और इंडिया में क्या है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर है। अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बाईकैमरल लेजिस्लेचर। जहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर हो वहाँ क्या होता है? बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बट अगर जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम पावर जो है वो सेंटर है वहाँ पर होता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। और ये जो है ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आता है? ये फेडरल सिस्टम में आता है। ये एसेंशियल फीचर है कौन सी, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट का? ये है फेडरल सिस्टम है। सी इज दी राइट आंसर। और इसको भी मैं प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से बाईकैमरलिज्म क्या है ये मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आई होप कि आपको अभी बेसिक्स इतना समझ में आ गया होगा। बाकी आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? फेडरल सिस्टम, या फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी नाम आ सकती है। फेडरल सिस्टम भी है, फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लिखा हो सकता है। तो द बाईकैमरल लेजिस्लेचर इज एन एसेंशियल फीचर इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर फेडरल सिस्टम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन कौन से फॉलोइंग फीचर होते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स होते हैं वो सिंगल गवर्नमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन एज वेल एज अनरिटन भी हो सकता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किन किन कंट्रीज़ में है ये मैं आपको डिटेल सीरीज़ जो हमारी आई है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि कौन सी कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन भी आपसे वर्ड यूज़ हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है यूज़। ओरल कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा आ सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में, या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा आ सकता है।
तो बाकी यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, आप जाके सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फीचर होते हैं कौन कौन से होते हैं, वो एक सिंगल गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी हो सकता है एज वेल एज अनरिटन भी हो सकता है। यहाँ पर जो होती है डिवीज़न ऑफ पावर नहीं होती है, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। जुडिशरी में बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर भी हो सकती है और गवर्नमेंट की जो है अगेंस्ट भी जा सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है किसमें, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये चारों ही जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी 1 2 एंड 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर चारों ही है, किस कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंटली देयर हाउ मेनी मेंबर इन इलेक्शन कमीशन। सो राइट आंसर इज सी। कितने इलेक्शन कमीशन में जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को छोड़कर उनको मिलाकर कितने हो जाएंगे, 4। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला के हो जाएंगे 4, पर वैसे अगर इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर्स पूछे जाएं तो मेंबर होते हैं 3। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कितनी से कितनी एज तक जो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जज के बारे में बताया था मैंने आपको, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में बताया था, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में, एज वेल एज प्रेसिडेंट के बारे में भी वहाँ पे डिस्कस किया है मैंने प्रीवियस वीडियो में। बाकी एजेस पर जो है वो सेपरेट वीडियो भी मैं लेकर आऊँगी तो आपको वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कितने टेन्योर तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज सी, 6 ईयर और 65 ईयर्स। जो उनकी मिनिमम जो एज होती है वो 6 ईयर्स होती है कि वो 6 ईयर्स तक अपना जो पोस्ट है वो होल्ड कर सकते हैं, और जो उनकी रिटायरमेंट एज कह लीजिए वो होती है 65 ईयर्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड। कौन से ईयर में आंध्र प्रदेश बना था। सो राइट आंसर इज आपको जो स्टेट का जो ईयर है कि कौन सी ईयर में क्रिएट हुआ है या इंडिया से मर्ज हुआ था, इन सब की भी अपनी हिस्ट्री है। पहले इंडिया का पार्ट नहीं थे, बट बाद में फिर जब ब्रिटिशर्स गए उसके बाद फिर इंडिया का पार्ट कैसे बने, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश कौन से ईयर में क्रिएट हुआ है। सो राइट आंसर इज सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया गेव द पावर टू प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको समझाया था कि ब्रिटिश इंडिया जो है उनको पावर कौन सी ऑर्डिनेंस के तहत इशू करने, ऑर्डिनेंस जो इशू करते थे वो कौन से उसके उनकी जो पावर मिलती थी प्रेसिडेंट को कौन से एक्ट के ज़रिए मिलती थी। सो राइट आंसर इज सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस पर जब भी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात आती है तो मैं ज़रूर बताती हूँ कि इस पर आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 75% रन आज भी इसी प्रोविजन पे हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। सी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंटली हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो करेंटली कितनी है, करेंटली है 8 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि दोनों ही जो हैं वो 8 हैं, सॉरी 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 states and 8 union territories. So right answer is B. B is the right answer. Next question is, और ये इस वीडियो का जो है वो लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो जो है समझ में आई होगी, जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी भी लगी हो। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे बता सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिले विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से। सो राइट आंसर इज आर्टिकल 51। और यहाँ पर जो इसका सब आर्टिकल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का वो है ए।
आर्टिकल 51A जो है वो प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का। सो राइट आंसर इज डी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो नहीं समझ में आई, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।